Yes, hi everybody. So, welcome to this first lecture of thermal properties of matter. We'll start with the first point, which is about thermal expansion. So, देखो students, if we have a rod of length L naught and if we increase the temperature of this rod, तो students ये जो rod का length है वो increase हो जाएगा when we increase the temperature and experimentally find out किया गया है कि जो change in length होगा delta L, it is proportional to original length that is L naught and it is also proportional to change in temperature delta T. अब स्टूडेंट्स अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो हमें इक्वेशन मिलेगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट अल्फा है एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना वन डायमेंशन में एक्सपांशन हो रहा है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अल्फा है उसका वैल्यू आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का। ये हमें बताएगा कि कितना लेंथ इंक्रीज होगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ ऑफ रॉड विल इंक्रीज। तो लेंथ ऑफ रॉड कितने से इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए इक्वेशन है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। If we have a two-dimensional object, so let's say we have an object which has some area A naught. और स्टूडेंट्स अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो लेट्स से ये आपका ओरिजिनल एरिया है एंड न्यू एरिया को भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो ये इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, कैसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि इंक्रीज इन एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया ए नॉट and it is also proportional to change in temperature delta T. अब स्टूडेंट्स हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमें इक्वेशन मिलेगा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। गाइस यहाँ पे जो बीटा है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, क्योंकि इसमें एरिया वाइज एक्सपांशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स लेंथ में हमें क्या करना है, अल्फा यूज करना है और एरिया में हमें बीटा यूज करना है। तो बीटा को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ये हमें बताता है कि कितना एरिया इंक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स इन समरी अगर आपका वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे कि रॉड, तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एंड अगर आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया इंक्रीज होगा and that area will be increased by delta A is equal to A naught beta delta T. अब स्टूडेंट्स एक और केस है, थर्ड केस। इफ वी हैव अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सो लेट्स से वी हैव अ स्फीयर एंड लेट्स से इसका ओरिजिनल वॉल्यूम इज V नॉट। बस टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेल्टा V, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज है इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब फिर से स्टूडेंट्स हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गैमा डेल्टा टी। गैस यहाँ पे जो गैमा है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गैमा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ये हमें बताता है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि फर्स्ट वन डायमेंशन के लिए अल्फा यूज करना है, सेकंड टू डायमेंशनल के लिए बीटा यूज करना है एंड थर्ड थ्री डायमेंशन के लिए गैमा यूज करना है। और गैस इनका भी आपस में रिलेशन है। इसका प्रूफ गैस बहुत सिंपल है, वो हम किसी इवनिंग लेक्चर में करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन बायनोमियल एक्सपांशन कि यार जो गैमा होता है इट इज सिंपली इक्वल टू 3 अल्फा एंड गैस जो बीटा होता है इट इज सिंपली इक्वल टू 2 अल्फा। लेकिन स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेशन से आता है ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन, तो इसका मतलब ये सिर्फ तभी ट्रू है व्हेन अल्फा इज क्वाइट स्मॉल एंड गैस मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फा स्मॉल ही होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स इन समरी इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल होगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए होगा ए नॉट बीटा डेल्टा टी एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी होगा वी नॉट गैमा डेल्टा टी। एंड गैस बीटा जो है टू डायमेंशन का इट इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गैमा जो है थ्री डायमेंशन का इट इज इक्वल टू 3 अल्फा।
सो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। रेहान आप प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लोगे? यस प्लीज गो अहेड। The difference in length between two rods A and B is 60 centimeter at all temperatures. If alpha is equal to 18 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and alpha B is equal to 27 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius, then the length of rod A and rod B at 0 degree Celsius. गाइस बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन अभी ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल नहीं है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आता है, बिटसैट में भी आता है और जेई मेंस में भी आता है। उन्होंने गाइस हमें क्या बोला है कि डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो गाइस कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जिसमें अगर उन्होंने लिखा है कि डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमें एक बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज करना है। सब लोग लिखना, क्वेश्चन में दिया है दैट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जो पहले रॉड का इंक्रीज इन लेंथ होगा और दूसरे रॉड का जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो सेम होगा। मतलब स्टूडेंट्स ऐसे केस में हमेशा आपको फर्स्ट स्टेप में लिखना चाहिए डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, क्योंकि अगर डिफरेंस इन लेंथ दोनों रॉड्स का सेम है एट ऑल टेम्परेचर्स, तो इसका मतलब पहले रॉड ने जितना लेंथ इंक्रीज किया और दूसरे रॉड ने जितना लेंथ इंक्रीज किया आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर वो सेम है, तो इसीलिए डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट है। अब डेल्टा L1 का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, लिखो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी एंड डेल्टा L2 का हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। हमने कैसे ऊपर देखा था, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। वही कंसेप्ट बस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आज के बाद आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए कि डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। इसमें काफी टाइम बच जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू दिया है। तो अल्फा 1 इज 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। तो लिखो L1 इंटू 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू L2 इंटू गाइस अल्फा 2 का वैल्यू दिया है 27 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। Solving this guys will obtain L1 is equal to 3 by 2 L2। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया और ये आपका 50% क्वेश्चन हो चुका है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। हर बार आपको ये दिया जाएगा कि डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन टू रॉड्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको फिर लिखना है L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको L1 मिल जाएगा 3 by 2 L2। ये आपका L1 का वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और रिलेशन दिया है कि L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 60। उन्होंने बोला डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द टू रॉड्स इज 60। तो L1 कितना है 3 by 2 L2, तो आप यहाँ लिख दो 3 by 2 L2 माइनस L2 इज इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल जाएगा L2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट्स आपको L1 का वैल्यू भी मिल जाएगा बिकॉज L1 इज 3 by 2 L2, so L1 will become 3 by 2 into 120, so the correct answer would be 180 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा कंसेप्ट भी कंप्लीट हुआ है और एक क्वेश्चन हो गया कंसेप्ट पे। मैं आपको एक बार फिर से समरी देता हूँ। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज अबाउट चेंज इन लेंथ, आप इक्वेशन लिखो चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन टू रॉड्स इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब दोनों का चेंज इन लेंथ सेम होगा, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। और सिंप्लीफाई करके हमेशा आपको इक्वेशन मिलेगा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। और उसके बाद एक बार आपको L1 L2 में रिलेशन मिल गया तो वो लोग क्वेश्चन में बता देंगे कि डिफरेंस इन लेंथ कितना है। तो L1 माइनस L2 60 दिया था, हमने बस यहाँ L1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमारा आंसर आ गया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। सेकंड क्वेश्चन बस स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। हर क्वेश्चन में आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। टोटल वी हैव टू डू 18 क्वेश्चंस ऑन दिस वन सेक्शन। तो अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस रेहान प्लीज सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेना, इट इज प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। यस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रीड करना रेहान। The volume of a metal sphere increases by 0.33% where its temperature is raised by 50 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of the metal is। गाइस देखो अगेन अ रियली नाइस क्वेश्चन और ये आपको एक वैरायटी कवर करेगा। इसमें उन्होंने बोला है वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 0.33%। गाइस क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज दिया है, इसका मतलब दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट वॉल्यूम एक्सपांशन
इसका मतलब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा वी। तो सब लोग लिखना डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा वी नॉट गैमा डेल्टा टी। ऐसे देखो डिफरेंस बस ये है कि अगर लीनियर एक्सपांशन है तो अल्फा यूज करना है, एरियल एक्सपांशन है तो बीटा यूज करना है, और अगर वॉल्यूम एक्सपांशन है तो गामा यूज करना है। अब वी नॉट को आप लेफ्ट में डिवाइड कर दो तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट विल बिकम इक्वल टू गैमा डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम दिया है। स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ इसका वैल्यू है 0.33%। इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.0033। एंड स्टूडेंट्स उन्होंने इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्रीज दिया था। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये डेल्टा टी का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एंड दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, हमें गामा का वैल्यू मिल जाएगा। तो पीपल प्लीज राइट डाउन 0.0033 इज इक्वल टू गामा इंटू 50। अब 50 को लेफ्ट में डिवाइड कर दो तो गामा का वैल्यू आएगा 0.0033 अपॉन 50। अब स्टूडेंट जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, अगर डिनोमिनेटर को आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेट द आंसर, राइट। तो आप यहाँ क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.0066। तो आपका इवेंचुअल आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। गैस अल्फा बीटा और गामा तीनों का यूनिट होता है पर केल्विन या तो पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। लेकिन स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, मतलब उन्हें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो हमें इक्वेशन पता है गैस, लिखो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, तो हमें मिलेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। 3 को राइट में डिवाइड करो तो अल्फा का वैल्यू आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। यस, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको समरी देता हूं, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट लेंथ चेंज देन यू शुड यूज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बट इफ द क्वेश्चन इज अबाउट वॉल्यूम चेंज तो हम इक्वेशन यूज करेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। अब उन्होंने हमें डेल्टा वी अपॉन वी नॉट का वैल्यू दिया था 0.33%, विच इज 0.0033, एंड टेम्परेचर चेंज दिया था 50। फिर हमने सॉल्व करके गामा कैलकुलेट किया एंड स्टूडेंट्स उसके बाद गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो सॉल्व करके आपको अल्फा मिल गया। सो विद दिस सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट वांट टू कंफर्म ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। रेहान प्लीज थर्ड क्वेश्चन रीड करना। Yes, so this is the third question. Yes, Rehan, please read करना question number 3. A thermometer bulb has volume 10⁻⁻6 per meter cube and cross section of the stem is 0.002 centimeter square. The bulb is filled with mercury at 0 degree Celsius. If the thermometer reads temperature as 100 degree Celsius, then the length of mercury column is. रियली नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट आज के जो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो जेई मेंस लेवल के हैं उससे भी बेटर क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज आस्क्ड इन सीईटी एग्जाम। बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। कैस इसमें उन्होंने हमें एंड में कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी दिया है, मतलब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें गामा का वैल्यू दिया है। सो इफ दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ गामा वी विल लुक एट वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी। तो गाइस मैं आपको कंसेप्चुअली पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग है ना इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट भी समझेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडे गाइस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है दैट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी इज सम वैल्यू। तो इसका मतलब हमें डेल्टा वी का इक्वेशन लिखना है। तो लिखो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांशन कितना हुआ। तो गाइस यहाँ पे डेल्टा वी का जो इक्वेशन है दिस विल बिकम इक्वल टू, यहाँ पे V नॉट का जो वैल्यू है दैट हैज बीन गिवन एज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। गाइस देखो थर्मोमीटर में जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसके अंदर मर्क्यूरी है, तो उन्होंने हमें थर्मोमीटर बल्ब का वॉल्यूम दिया था, तो इतना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इनिशियली प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम 10⁻⁻6। अब स्टूडेंट्स उन्होंने गामा का वैल्यू क्या दिया चेक कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ गामा हैज बीन गिवन एज 1.8 18 into 10⁻⁻5। इज दैट करेक्ट रेहान? तो गाइस गामा का वैल्यू है 18 into 10⁻⁻5। तो आप लिखना मेरे साथ, गामा इज 18 into 10⁻⁻5। एंड स्टूडेंट्स जो डेल्टा टी है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला है पहले मर्क्यूरी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे
आपका मर्क्यूरी चला जाएगा, तो उसके बाद आपका चेंज इन टेम्परेचर 100 हो गया। अब बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 18 इंटू 10⁻⁹। और स्टूडेंट्स एक बार आपको चेंज इन वॉल्यूम मिल गया तो अब उन्होंने बोला है कि हाउ मच मर्क्यूरी विल राइज इन द लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर। तो गैस लॉजिक क्या है आपको भी कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। गैस थर्मोमीटर में नीचे एक बल्ब होगा, इसके अंदर पूरा मर्क्यूरी है। अब गैस क्या होता है, टेम्परेचर बदलने से ये मर्क्यूरी एक्सपांड करेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। अच्छा कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम चेंज? इसका वॉल्यूम चेंज आएगा 18 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो इससे क्या होगा गैस, अब मर्क्यूरी इस लेंथ ऑफ थर्मोमीटर में राइज करेगा, तो फिर इसका मतलब यहां मर्क्यूरी ऊपर कहीं पे आ जाएगा। सो लेट्स से मर्क्यूरी हैज गॉन अप बाय हाइट h, एंड गैस यहाँ पे जो एरिया ऑफ द स्टेम है वो उन्होंने ए दिया है, एंड दैट इज बीन गिवन एज 0.002 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं, 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ये आपका एरिया ऑफ द स्टेम है और ये हाइट है। तो गैस वॉट एवर इज द चेंज इन वॉल्यूम that will be represented as area into height. तो डेल्टा v के जगह लिख दो area into height, that is equal to 18 into 10⁻⁹। guys really good application based question. in fact जेई मींस लेवल पे भी आपको इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब एरिया कितना है स्टूडेंट्स देखो, 0.002 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि मीटर स्क्वायर में लेना होगा, उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इंटू h इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁹। लेट्स सॉल्व दिस गाइस। तो हमारा आंसर आ जाएगा h is equal to 18 into 10⁻⁹ divided by 2 into 10⁻⁷। तो गैस हमारा h का आंसर आ जाएगा 9 into 10⁻⁻² मीटर्स, पर हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, उन्होंने ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया था। तो द राइज ऑफ मर्क्यूरी इन द स्टेम इज 9 सेंटीमीटर। गैस एक बार आपको समरी देता हूं इस क्वेश्चन में, पक्का आप समरी सुनो, दिस इज प्योर वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन। गैस देखो क्या है, मर्क्यूरी वाज प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर बल्ब, यहां नीचे मर्क्यूरी है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांड होगा। तो वो कितना एक्सपांड होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, हम डेल्टा वी का इक्वेशन लिखेंगे, वी नॉट गैमा डेल्टा टी। दिस इज गाइस द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन या क्यूबिकल एक्सपांशन, एंड दिस इज द राइज इन टेम्परेचर। आप कैलकुलेट करोगे गाइस तो आपको डेल्टा वी मिल जाएगा एज 18 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। गाइस दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। तो इतना मर्क्यूरी राइज करेगा। अब मर्क्यूरी जब राइज करेगा तो उसका वॉल्यूम कितना है जो राइज कर रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इनटू हाइट विल बी द राइज ऑफ मर्क्यूरी, एंड दैट इटसेल्फ इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो आप डेल्टा वी के जगह लिख दो एरिया इनटू हाइट, एरिया का वैल्यू मीटर स्क्वायर में लिख दो, सॉल्व करके आपको h मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। डन विद द थर्ड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन गाइस। सबको यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। अभी फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइस। Yes, let's do the fourth question of today. Yes, ये हमारा fourth question है। Yes, रेहान please read करना question number 4. A sheet of steel is 40 centimeter long and 5 centimeter broad at 0 degrees Celsius. The surface area of sheet increases by 1.4 centimeter square at 100 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of steel is. Guys देखो, पहला question was about length change, second and third question was about volume change. This question is about area change. तो पहले ओरिजिनल एरिया निकालेंगे। लेंथ दिया है 40 एंड गाइस ब्रेड दिया है 5। तो सब लोग यहां पे लिखना क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। यस प्लीज राइट डाउन गाइस। गाइस हम लोग है ना पहले ओरिजिनल एरिया कैलकुलेट करेंगे A0। सो A0 विल बी सिंपली इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो दिस विल बी 40 इंटू 5। लेकिन स्टूडेंट्स आगे 10⁻⁻⁴ भी लिख दो, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में लेना है। अब स्टूडेंट्स ये है आपका A0 का वैल्यू विच इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब एक बार आपको ओरिजिनल एरिया मिल गया तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस द चेंज इन एरिया इज 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब गाइस डेल्टा ए का वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपके डेल्टा ए का वैल्यू है। उन्होंने क्या बोला है कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाएगा तब आपका चेंज इन एरिया इज 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेल्टा ए पता है, A0 हमें मिल गया है, और गैस यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, द चेंज इन टेम्परेचर इज 100। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं गैस, लिखो डेल्टा ए इज इक्वल टू A0 बीटा डेल्टा टी। गैस कभी भी एरियल एक्सपांशन रहा तो हम बीटा यूज करते हैं,
अब यहाँ पे बीटा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1.4 into 10 raised to minus 4 is equal to 200 into 10 raised to minus 4 into बीटा into 100. गाइस यहाँ 10 raised to minus 4 कैंसिल कर दो, अब यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सो दिस विल बी 1.4 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to 4. गाइस आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा 0.7 into 10 raised to minus 4 which is nothing but 7 into 10 raised to minus 5. एंड गाइस फिर से यूनिट लिखो, पर केल्विन या तो पर डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स एक बार आपको बीटा मिल गया तो अल्फा निकालना बहुत आसान है, हमने वो ऑलरेडी कवर कर लिया है कि जैसे गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 अल्फा। तो सब लोग लिख देना बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो यारो 2 अल्फा की वैल्यू है 7 into 10 raised to minus 5, तो अल्फा की वैल्यू है 3.5 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. This is the value of alpha and this is the value of coefficient of linear expansion. Guys, most of the question में वो क्या करते हैं, भले अगर आपका वॉल्यूम एक्सपांशन रहा या फिर एरियल एक्सपांशन रहा, वो लोग एंड में आपको अल्फा का वैल्यू पूछते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन है तो गैमा यूज करना है और बाद में गैमा इक्वल टू 3 अल्फा लिख देंगे, और अगर एरिया का क्वेश्चन है तो बीटा यूज करना है और बाद में आप बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स मूव अहेड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो। विल बी सॉल्विंग 14 मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट, उसके बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। लेट्स मूव अहेड गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, रेहान क्वेश्चन रीड करना। A metal rod having coefficient of linear expansion 2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius is 0.75 meter long at 45 degrees Celsius. When the temperature rises to 65 degrees Celsius, the increase in length of the rod will be. गाइस देखो पहले जो 4 क्वेश्चन थे ना वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड थे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट, तो उसमें आपको इक्वेशन यूज करना था L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, वो मैंने आपको लॉजिक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा। दूसरे क्वेश्चन में गाइस वॉल्यूम के बारे में दिया था और हमने गैमा कैलकुलेट करके गैमा इक्वल टू 3 अल्फा यूज किया। तीसरे क्वेश्चन में वो मर्क्यूरी वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छा था, उसमें तो आपको प्रॉपरली लॉजिक यूज करना था कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट which is the rise of mercury. एंड फोर्थ क्वेश्चन में गाइस फिर से हमने एरिया का इक्वेशन यूज करके बीटा निकाला था एंड बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। अब जो आगे के 3 क्वेश्चन है 5, 6 एंड 7, दीज आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू इनपुट करना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में विल डायरेक्टली यूज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल। तो सब लोग यहाँ पे लिखना डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा डेल्टा एल का इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में देखो ये सब वैल्यूज दिए हैं, आप लिखना एल नॉट इज 0.75 मीटर्स, अल्फा का वैल्यू है 2 into 10 raised to minus 5 एंड स्टूडेंट्स डेल्टा टी है 20 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया डेल्टा टी, उन्होंने बोला था ओरिजिनल टेम्परेचर इज 45 एंड द न्यू टेम्परेचर इज 65, तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया 65 माइनस 45 20। तो ये सारे वैल्यूज हमें पता है, बस इनपुट करेंगे आंसर आएगा। तो लिखो डेल्टा एल विल बिकम इक्वल टू 0.75 into 2 into 10 raised to minus 5 into 20। तो गैस कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे 0.75 into 2 will become 1.5, 1.5 into 20 is 30, तो 30 into 10 raised to minus 5 आ रहा है, which means 3 into 10 raised to minus 4 meters is the answer। अब उनको मिलीमीटर में आंसर चाहिए, तो हम बोलेंगे 0.3 into 10 raised to minus 3 meters, so the final change in length will become 0.3 millimeters। guys देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ कि कम से कम ये क्वेश्चन 7 to 8 टाइम्स रिपीट हुआ है सीईटी में विद डिफरेंट वैल्यू, कि उसमें बस आपको वो बोलते हैं फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। तो हमें इक्वेशन यूज करना है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट इज ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अब गाइस अगर आपको क्वेश्चन 5 इजी लगा है तो क्वेश्चन 6 आपको और ज्यादा इजी लगेगा, बिकॉज वो मैंने क्वेश्चन 1 में भी एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, वही कंसेप्ट हम वापस से एक बार अभी अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन 6। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 6 करते हैं, इसमें वो कंसेप्ट अप्लाई करना है। यस रेहान प्लीज क्वेश्चन 6 रीड करना। At certain temperature, rod A and rod B of different materials have lengths LA and LB respectively. Their coefficients of linear expansion are alpha A and alpha B respectively. It is observed that the difference between their lengths remains constant at all temperatures. The ratio LA to LB is given there.
guys देखो ये क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाह रहा था बिकॉज दिस इज टू इजी, बट देन आई रियलाइज कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेम टू सेम 4 to 5 times in CET एग्जाम, 3 to 4 times in JEE मेंस एंड ऑल्सो 1 time in नीट। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि रिपीट होता ही होता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। गाइस मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि कभी भी अगर डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो आपको लिखना है डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, यानी स्टूडेंट्स L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। आप डेल्टा टी कैंसिल करो तो आपको इक्वेशन मिलेगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि आपके एग्जाम में अगर डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट आ जाए तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में लिखना चाहिए L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। कैसे क्या ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नीट बिटसैट और जेई मेंस में भी है? यस, आगे मैंने वो क्वेश्चन रखा भी है, आपको सिखा दूंगा। उसमें बस क्या होता है, आप डायरेक्टली लिखना सीख लो कि यार अगर डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट तो L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 लिखो। फिर वो लोग क्वेश्चन में आपको L1 का वैल्यू देंगे, अल्फा 1 देंगे, अल्फा 2 देंगे और बोलेंगे L2 कैलकुलेट करो। अच्छा ये क्वेश्चन तो और आसान था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं है। उन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LA अपॉन LB। अच्छा गाइस व्हाट विल बी LA अपॉन LB? L1 अपॉन L2 आया है अल्फा 2 बाय अल्फा 1, यानी गाइस द करेक्ट आंसर इज अल्फा B अपॉन अल्फा A। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन। अब गाइस जब इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज टेकन बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड टू मेनी टाइम्स इन द एग्जाम फॉर अस टू इग्नोर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। अब ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, ये रेलवे ट्रैक का क्वेश्चन है। रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना। Rails of material of steel are laid with gaps to allow for thermal expansion. Each crack is 10 meter long when laid at temperature 70 degrees Celsius. The maximum temperature that can be reached is 45 degrees Celsius. The gap to be kept between the two segments of railway track is alpha is equal to 1.3 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. गाइस देखो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपको थर्मोमीटर वाले क्वेश्चन का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि थर्मोमीटर बल्ब में जो मर्क्यूरी है वो एक्सपांड करेगा और इसीलिए इट विल गो अप इन द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट समझेंगे। गाइस सपोज ये रेलवे ट्रैक का एक सेक्शन है, दिस इज ऑफ लेंथ 10 मीटर्स ऐसा उन्होंने बताया है। तो गाइस इसके जस्ट बाद में जो सेक्शन होगा उसमें हमें थोड़ा गैप रखना होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? गाइस क्या होता है, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो आपका सॉलिड एक्सपांड करता है, वही हम आज के चैप्टर में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रॉड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब गाइस वो जो सेकेंड रॉड है उसका भी लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में अगर गैप है तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। गाइस प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बीच में गैप नहीं लीव करते हो तो इशू ये होगा, सपोज ये आपका एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है और आपने बीच में कोई गैप नहीं रखा है, तो स्टूडेंट्स अब जब ये एक्सपांड करने का ट्राई करेगा तो इसके पास स्पेस नहीं है। तो बिकॉज इसके पास स्पेस नहीं है तो अब ये एक्सपांड करने के लिए यहाँ फोर्स लगाएगा और वो भी इसके ऊपर रिवर्स फोर्स लगाएगा फॉर द सेम रीजन। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है इन द रॉड। गाइस ये बिल्डिंग में भी होता है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं इसलिए आपको ये बता सकता हूँ। हम जब बिल्डिंग भी डिजाइन करते हैं तो हम थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। रीजन क्या है गाइस, बिल्डिंग के अंदर जो स्टील रॉड्स हैं उनका टेम्परेचर चेंज होने पे वो स्टील रॉड्स अपना लेंथ चेंज करने का ट्राई करेंगे। पर क्या है, कंक्रीट के अंदर है स्टील रॉड्स तो उनके पास स्पेस नहीं है अपना लेंथ चेंज करने के लिए। तो जब आपके पास स्पेस नहीं होता है लेंथ चेंज करने के लिए तो इसका मतलब फोर्स डेवलप होगा इन द रॉड। तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। ये लेजिट कंसेप्ट है। एक्चुअली बिल्डिंग डिजाइन में हम लोग थर्मल स्ट्रेस भी कंसिडर करते हैं, स्पेशली इन दोस रीजन्स जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कि सपोज विंटर में टेम्परेचर 10 डिग्रीज जा रहा है और समर में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा रहा है, तो वहां थर्मल स्ट्रेस एक लेजिट कंसेप्ट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपके दो रेलवे ट्रैक के सेक्शन में थोड़ा गैप रखना जरूरी है सो दैट जब वो एक्सपांड करें तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डेवलप ना करें, इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस डेवलप ना हो। तो दिस इज द कंसेप्ट। बाकी सॉल्व करना इज सो इजी। कैसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। कैसे वो कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था पर क्वेश्चन का सॉल्विंग टू इजी है। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक सेक्शन? इट इज 10 मीटर्स। तो गैस एल नॉट है 10, गैस अल्फा का वैल्यू था 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड गैस व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। गैस उन्होंने बोला था ओरिजिनल टेम्परेचर इज 17 and then the new temperature is 45, तो 45 minus 17 is 28,
तो चेंज इन टेम्परेचर 28, अल्फा दिया है और ओरिजिनल लेंथ है 10। गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यार यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। गाइस हमें 13 इंटू 28 करना पड़ेगा। तो 28 10 जा 280, 28 3 जा 84, 280 प्लस 84 364। तो ये आ जाएगा 36.4 into 10 raised to minus 4, which means that the value of delta L will be 3.64 into 10 raised to minus 3 meters. तो इसको हम मिलीमीटर्स में लिख सकते हैं। तो the gap between the two railway track sections should be 3.64 millimeters. This is the final answer. Guys देखो सॉल्व करना कितना आसान था, बस आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखना है, L नॉट अल्फा डेल्टा टी। विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द 7th क्वेश्चन। लेट्स कीप मूविंग अहेड। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बट गाइस बिफोर वी डू क्वेश्चन नंबर 8, अब फर्स्ट इंटरैक्शन करते हैं। मैंने इनफ क्वेश्चंस कर लिए टू मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। गाइस अगर आप यहाँ सपोर्ट करते हो तो मैं हैप्पीनेस से आगे बढ़ पाऊंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोग आंसर करना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि द कंसेप्ट इज क्लियर। एवरीवन टेल मी, if there is change in length, what is the equation for change in length due to change in temperature? Delta L is equal to L naught alpha delta T. What is the change in area if it is a two-dimensional object? Delta A is equal to A naught beta delta T. And what is the change in volume if it is a three-dimensional object? Delta V is equal to V naught gamma delta T. Now can you tell me the relation between gamma and alpha? So people, gamma is directly equal to and beta is equal to 2 alpha. Amazing. तो guys आपका concept clear है, beautiful performance. Let's keep moving ahead. एक साथ सारे 18 क्वेश्चंस करेंगे। ओके 8 क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज ये 8 क्वेश्चन रीड कर लेना। Rods, one of copper and other of iron, having initial lengths L1 and L2 respectively, are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion of copper and iron are alpha C and alpha I respectively. If the length of each rod increases by the same amount when the temperature are raised by T degrees Celsius, the then ratio of L1 minus L2 upon L1 minus L2 will be. गाइस देखो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि अगर डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे क्या बोला है, बोथ द रॉड्स इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, तो इसका मतलब गाइस इसमें भी हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है। L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। गाइस ये बहुत कॉमन चीज है और इसके ऊपर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मैं भी सिखाऊंगा और आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि बोथ द रॉड्स इंक्रीज देयर लेंथ बाय द सेम अमाउंट। तो सब लोग लिखो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। तो यहाँ होगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। गाइस फिर से दोनों तरफ डेल्टा टी कैंसिल होगा। देखो ये बार बार मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाना चाहिए कि यार अगर डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट या फिर बोथ द रॉड्स इंक्रीज लेंथ बाय सेम अमाउंट, ऐसा कुछ आ जाए तो डायरेक्टली एग्जाम में लिखो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे गाइस आपको L1 अपॉन L2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो L1 अपॉन L2 इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। अब गाइस यहाँ पे L1 जो है वो उन्होंने कॉपर दिया था, तो उसका जो अल्फा है वो उसको हम बोलेंगे अल्फा सी, एंड L2 जो है उन्होंने वो आयन दिया है, तो आयन के अल्फा को उन्होंने अल्फा आई बोला है। तो गाइस ये आपके L1 अपॉन L2 का वैल्यू है अल्फा आई अपॉन अल्फा सी। अब उन्होंने गाइस कैलकुलेट करने के लिए बोला है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो गाइस हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेरी इजी। आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में L2 से डिवाइड कर दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखना L1 अपॉन L2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन L2 प्लस 1। गाइस मैंने बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L2 से डिवाइड किया है। अब आपको L1 upon L2 पता है। In fact, guys, you can solve this question in the exam in 15 seconds because you can directly write L1 alpha 1 equal to L2 alpha 2. तो आपको L1 upon L2 मिल जाएगा as alpha 2 by alpha 1, which is alpha I by alpha C in this case. तो यहाँ L1 upon L2 के जगह लिखेंगे alpha I upon alpha C. So this is alpha I upon alpha C minus 1 divided by alpha I upon alpha C plus 1. अब गाइस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा अल्फा आई माइनस अल्फा सी डिवाइडेड बाय अल्फा आई प्लस अल्फा सी। दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ऐसा सेकंड क्वेश्चन था, या शायद ऐसा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमने डायरेक्टली L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 करना है। और गाइस ऐसे और 2 क्वेश्चन है आगे, और वो आगे के 2 क्वेश्चन नीट और जेई मेंस के हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि हर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 गाइस व्हिच वाज डन।
अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. इनफैक्ट गाइस वो क्वेश्चन आ गया, देखो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम. आप इसको बिटसैट लेवल भी मान सकते हो. नीट एंड बिटसैट बोथ आर एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम एंड दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इन 3 आवर्स. तो उनका स्पीड भी मैच करता है, यानी गाइस वो दोनों सिमिलर एग्जाम है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिटसैट लेवल या नीट लेवल आप मान सकते हो. रेहान क्वेश्चन रीड करना. Copper rod of 88 centimeter and an aluminum rod of unknown length have the increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminum rod is where alpha of copper is equal to 1.7 into 10 raised to minus 5 per Kelvin and alpha of aluminum is equal to 2.2 into 10 raised to minus 5. गैस देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इस टाइप का कंसेप्ट कर चुके हैं. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि दोनों का इंक्रीज इन लेंथ सेम है. इसका मतलब फिर से हम क्या करेंगे, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2. गैस इस बार है ना डायरेक्टली लिखते हैं. लिखो क्वेश्चन नंबर 9, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2. अब स्टूडेंट्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, उन्होंने हमें 88 सेंटीमीटर दिया है. तो लिखो 88 इंटू व्हाट इज अल्फा फॉर कॉपर, उन्होंने दिया है 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. एंड गैस हमें L2 निकालना है. तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि यार तुम डायरेक्टली L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 लिख दो. अब मैंने लेंथ ऑफ कॉपर लिख दिया 88, अल्फा ऑफ कॉपर लिख दिया 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. गैस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है L2, और अल्फा 2 का वैल्यू दिया है 2.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा. 2.2 को आप लेफ्ट में डिवाइड कर दो तो L2 का वैल्यू आ जाएगा 88 इंटू 1.7 अपॉन 2.2. गाइस डेसिमल कैंसिल कर दो ऊपर नीचे. 88 अपॉन 22 इज 4, 4 इंटू 17 इज 68. तो लिखो गाइस द आंसर इज 68 सेंटीमीटर. दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड. तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द 9th क्वेश्चन एज वेल. अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक सब क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के हैं, पर मुझे लगता है कि आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल ही लगेगा, बिकॉज there is hardly any difference between CET, NEET and mains level for some chapters and this is one of those chapters. चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. पहला क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां तक क्लियर है तो यस लिख दो. हम 50% क्वेश्चन सॉल्विंग कर चुके हैं इन दिस सेक्शन. टोटल 18 क्वेश्चंस हैं. लेट्स डू द 10th क्वेश्चन नाउ. रेहान प्लीज रीड करना. Consider a rectangular sheet of solid material of length L is equal to 9 centimeter and width D is equal to 4 centimeter. The coefficient of linear expansion is alpha is equal to 3.1 into 10 raised to minus 5 per Kelvin at room temperature and 1 atmospheric pressure. The mass of sheet M is equal to 0.1 kg and specific heat capacity Cv is equal to 900 joule per kilogram per Kelvin. If the amount of heat supplied to the material is 8.1 into 10 raised to 2 joule, then change in area of rectangular sheet. गाइस देखो ये ऑलमोस्ट सीईटी क्वेश्चन जैसा ही है. हमने सीईटी में क्वेश्चन किया था देखो, जिसमें हमने ओरिजिनल एरिया निकाला था A0 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, दैट व्हेन अ हीट ऑफ 8.1 into 10 raised to 2 joules is supplied, then the temperature rise will be how much. तो वो हमें कैलकुलेट करना है. इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या थर्मोडायनेमिक्स में जो एक इक्वेशन सीखा था उसको यूज करेंगे. तो दैट इज द ओनली एप्लीकेशन पार्ट. बाकी पूरा सीईटी जैसा ही क्वेश्चन है. सब लोग लिखना, हीट सप्लाइड कैन डायरेक्टली बी रिटन एज mCv डेल्टा टी. गाइस देखो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू nCv डेल्टा टी. हमें बस क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के जगह मास लिखना है. Why are we writing mass? क्योंकि उन्होंने CV का जो यूनिट दिया है दैट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. अगर उन्होंने CV का यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन दिया रहता तो हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स करते. क्योंकि उन्होंने हमें CV का यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दिया है, इसलिए हमने लिखा है mCv डेल्टा टी. तो नाउ गाइस व्हाट इज द हीट सप्लाइड, लिखो 8.1 into 10 स्क्वायर, मास इज 0.1 kg एंड स्टूडेंट्स CV का वैल्यू इज 900. इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, मेरे को डेल्टा टी का वैल्यू मिल जाएगा. सो यहाँ पे गाइस सिंपल कैलकुलेशन है. दोनों तरफ आप डेसिमल कैंसिल कर लो, दोनों तरफ 2 zeros कैंसिल कर लो. 81 अपॉन 9 विल बिकम 9. तो लिखो स्टूडेंट्स द राइज इन टेम्परेचर इज 9 डिग्रीज और 9 केल्विन. दिस इज द आंसर. गाइस फिर से बताता हूँ, बिकॉज दिस इज द ओनली स्लाइट मोर एप्लीकेशन पार्ट इन कंपैरिजन टू सीईटी एंड नीट लेवल. बाकी इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो सीईटी लेवल जैसा ही है कि आपको है ना इस इक्वेशन को यूज करके डेल्टा टी निकालना है. व्हाट इज गोइंग टू बी द heat absorbed by the sheet? Heat absorbed by the sheet is equal to mCv delta T.
यहाँ पे मैंने m क्यों लिखा है, बिकॉज CV का जो यूनिट है इट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई बाय मास करना है। अगर यूनिट होता जूल पर मोल पर केल्विन तो मैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स करता, पर यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि जूल पर किलोग्राम पर केल्विन था। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके हमें डेल्टा टी मिल गया। अब गैस इसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने सीईटी क्वेश्चन में किया था, ओरिजिनल एरिया निकालेंगे। लिखो ओरिजिनल एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब स्टूडेंट्स लेंथ वाज 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻², एंड ब्रेड्थ वाज 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻²। ये मैं मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल एरिया हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब गैस एक बार हमें ओरिजिनल एरिया मिल गया, उन्होंने बोला है कि आप चेंज इन एरिया कैलकुलेट करके बताओ। अरे तो सिंपल है, हाउ विल वी कैलकुलेट चेंज इन एरिया? गैस लिखो चेंज इन एरिया हो जाएगा A0 बीटा डेल्टा टी। गैस व्हेनेवर द क्वेश्चन इज अबाउट एरिया वी विल यूज बीटा। अब ओरिजिनल एरिया कितना गैस देखो ऊपर कैलकुलेट किया है 36 इंटू 10⁻⁻4, एंड द बेस्ट पार्ट बीटा के जगह गैस हम लिख देंगे 2 अल्फा। ये देखो बीटा के जगह लिख देंगे 2 अल्फा, और डेल्टा टी गैस ऊपर आया था एज 9। अब देखते हैं गैस अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दे शुड हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ अल्फा। रेहान अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? ऊपर दिया रहेगा 3.1 इंटू 10⁻⁻5। गैस इस क्वेश्चन में बच्चे सिली मिस्टेक क्या करते हैं आपको बताता हूँ। गलती से बीटा के जगह लिख देते हैं 3.1 इंटू 10⁻⁻5, गलत हो जाएगा। उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है, उन्होंने हमें अल्फा का वैल्यू दिया है। तो आपको क्या करना है, ये बीटा के जगह लिखना है 2 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है यारो? 3.1 इंटू 10⁻⁵। तो लिखो चेंज इन एरिया हो जाएगा इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 9। अब स्टूडेंट्स है ना, ऐसे कैलकुलेशन अगर आ जाए जिसमें सब मल्टीप्लीकेशन है तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल सकते हो। देखो मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे 36 2 72 होगा, 72 इंटू 9 दैट शुड बिकम 648, तो 650 पकड़ लेते हैं। 650 इंटू 3 इज 1950, तो उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 2000 शुड बी द आंसर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने निकाला है कि सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 2000, तो लिखो 2000 इंटू 10⁻⁻4 है और 10⁻⁻5 है, तो 2000 इंटू 10⁻⁻9, विच मीन्स दैट द चेंज इन एरिया विल बी 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस क्या ये सही आंसर है। अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही आंसर आना चाहिए। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस रियली नाइस क्वेश्चन। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस लेवल। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। रेहान आंसर चेक करना। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट मेंस लेवल का क्वेश्चन समझ में आया तो यस लिखना। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस बाकी के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें उतना भी एप्लीकेशन नहीं है जो मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में सिखाया। मतलब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि ये मेंस लेवल है कि सीईटी लेवल है। चेक करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 रेहान रीड करना। At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 50 ohm. The temperature coefficient of the material is 2.4 into 10⁻⁻4 per degree Celsius. The temperature of the element when its resistance is 62 ohm is. गाइस देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें बस हमें क्या समझना है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ की तरह वेरी करता है। गाइस इसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले है ना हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। गाइस लिखना क्वेश्चन नंबर 11। गाइस इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें डेल्टा आर का फॉर्मूला मिल जाएगा R0 अल्फा डेल्टा टी। गाइस देखो ये कहीं ना कहीं चेंज इन लेंथ की तरह ही है। आप फ्यूचर में एक चैप्टर में ये भी सीखोगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसीलिए गाइस इसका इक्वेशन जो है वो बिल्कुल लेंथ की तरह बना है। लेंथ का इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा एल इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। वैसे स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा डेल्टा आर इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। ऑल्सो गाइस मैं इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। लेट्स से स्टूडेंट्स ये हमारे पास वायर है। अब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। अब ये एटम ज्यादा वाइब्रेट करने की वजह से इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का ट्राई करेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी, यानी कि इस करंट को पास करने में डिफिकल्टी होगी। और अगर करंट को पास करने में डिफिकल्टी हो रही है मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो दिस इज लॉजिकल। फिर से बताता हूँ गाइस।
ऑल्दो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, पर जिस भी क्वेश्चन में कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको रेलवे ट्रैक का क्वेश्चन कराया, मर्क्यूरी और थर्मामीटर वाला क्वेश्चन कराया, मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि लॉजिक क्या है। कैसे देखो, लॉजिक ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो मटेरियल के एटम्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वो ज्यादा वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने का ट्राई करेगा तो उसके लिए फ्लो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब करंट का फ्लो डिफिकल्ट है, and if the flow of current is difficult, it means resistance has increased, which means on increasing temperature resistance will also increase. So it is kind of similar to length. जैसे on increasing temperature length will increase, वैसे ही on increasing temperature resistance will increase. तो क्या इक्वेशन है? डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि पहले रेजिस्टेंस 50 है, बाद में 62 हो जाएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस लिखो 62 माइनस 50, एंड दिस इज इक्वल टू, गाइस ओरिजिनल रेजिस्टेंस 50 है, अल्फा का वैल्यू दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁵, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब गाइस हमें डेल्टा टी का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 62 माइनस 50 इज 12, एंड गाइस राइट साइड में 2.4 इंटू 50 इज नथिंग बट 24 इंटू 5 विच इज 120, तो लिखो 120 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी। तो गाइस अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴। तो गैस आपका जो डेल्टा टी का वैल्यू है इट इज कमिंग आउट एज इक्वल टू, एक बार गैस बस चेक कर लेते हैं कि मैंने शायद, हाँ मैंने गैस क्या मिस्टेक कर दिया बताता हूँ। अल्फा का वैल्यू वाज नॉट 2.4 इंटू 10⁻⁵, सो सॉरी, इट वाज 10⁻⁴। यहाँ पे 10⁻⁴ कर दो सब लोग प्लीज, दिस इज 10⁻⁴, so this will become 12 into 10⁻⁻3। गैस वो बस वैल्यू इनपुट करने में मिस्टेक हुआ था, अब आंसर आ गया। तो डेल्टा टी का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1000 केल्विन और 1000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। उन्होंने बोला है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, तो लिखो गाइस डेल्टा टी होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर विच इज 1000। इनिशियल टेम्परेचर यारो 27 दिया है, तो T2 का आंसर आ जाएगा 1000 प्लस 27 विच इज 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर। गाइस एक बार आपको समरी देता हूं, बिकॉज इसमें हमने एक न्यू कंसेप्ट समझा, ऑल्दो द कंसेप्ट इज वेरी सिमिलर टू लेंथ, बट एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। गाइस आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब करंट का फ्लो डिफिकल्ट हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, सिमिलर टू लेंथ, change in resistance is equal to delta R is equal to R naught alpha delta T। अब गाइस यहाँ पे change in resistance कितना था, 62 minus 50, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 50, और ये आपका अल्फा का वैल्यू था 2.4 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करके गाइस डेल्टा टी आ गया 1000 डिग्रीज और 1000 केल्विन, एंड फिर गाइस डेल्टा टी होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फिर आप इनिशियल टेम्परेचर 27 लिख दो, उसको राइट में लिखो, तो 1000 प्लस 27, 1027 इज द फाइनल आंसर। गाइस इसी के साथ ये हमारा 11th या 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गाइस लकीली अगला क्वेश्चन इज आल्सो ऑन रेजिस्टेंस, तो आपको एक और बार सीखने का चांस मिलेगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको लॉजिक एंड सॉल्विंग दोनों समझ में आया तो यस लिखना, जहां पे भी गाइस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा विद कंसेप्ट एज वेल। ओके गाइस लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेहान क्वेश्चन रीड करना। The resistance of the platinum wire of a platinum resistant thermometer at the ice point and steam point are 8 ohm and 10 ohm respectively. After inserting in a hot bath of temperature 400 degrees Celsius, the resistance of platinum wire is। गाइस देखो सिमिलर क्वेश्चन है, उन्होंने क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज 8 ohms एट आइस पॉइंट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड द रेजिस्टेंस इज 10 ohms एट स्टीम पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो गाइस फिर से हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो आप आज के बाद रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में नहीं डरोगे। आप लिखना डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, सो दिस इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू लेंथ। अब गाइस उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है सुनना, उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस 8 ohms है 0 डिग्रीज पे और 10 ohms है 100 डिग्रीज पे, उसको उन्होंने आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोला है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स, लिखो 10 माइनस 8, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 8। अच्छा, और इसमें हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि डेल्टा टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे देखो
जब आपका टेम्परेचर 100 से चेंज हो रहा है तब आपका रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो रहा है? 8 से 10 हो रहा है. तो द रेजिस्टेंस वाज 8 ohms at 0 degrees and it was 10 ohms at 100 degrees. तो चेंज इन रेजिस्टेंस लिखा 10 minus 8, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस 8 एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर 100. जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ 2/8 इज 0.25. 0.25 इंटू 10⁻⁻², मतलब गाइस लिखो 2.5 इंटू 10⁻⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. गाइस इसका भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस ही होता है. देखो गाइस, जो हमारा लेंथ वाला अल्फा है वो एक अलग अल्फा है एंड दिस इज अ डिफरेंट अल्फा. दिस टेल्स यू अबाउट हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, पर इसका भी यूनिट सेम है, इट इज पर डिग्री सेल्सियस. तो गाइस हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई. अब उन्होंने क्या बोला है, जब टेम्परेचर 400 होगा तब तुम बताओ रेजिस्टेंस कितना है. तो वापस से गाइस इक्वेशन लिखते हैं. डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. गाइस ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है? 8. अच्छा, अल्फा का वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻³ और गैस इस बार वो बोल रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर आप ले लो 400 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि देखो हमारा जो ये 8 ohms है ये 0 डिग्री पे था. वो बोल रहे हैं कि 400 पे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर 400 हुआ. अब गैस यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे 2.5 इंटू 4 विल बिकम 10 एंड फिर यहाँ पे आपका इवेंचुअल आंसर आ जाएगा 10 और 2 0 और 10⁻³ कैंसिल होगा. तो इवेंचुअल आंसर आएगा गाइस डेल्टा आर इज 8 ohms. इतना ही आंसर आएगा. दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस. अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने चेंज इन टेम्परेचर में लास्ट स्टेप में लिख दिया था T2 - T1, वैसे यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस में लिखेंगे R2 - R1 इज इक्वल टू 8. R1 इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस विच इज 8, तो आप लिख सकते हो R2 - 8 इज इक्वल टू 8. तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 400 डिग्री सेल्सियस? द आंसर इज 16 ohms. गाइस देखो हम सेम कंसेप्ट पे अभी ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अभी 6 क्वेश्चंस और करेंगे. तो वंस वी डू इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें रियलाइज हो जाता है कि यार देखो कंसेप्ट सिमिलर है और हम लोग को बस एप्लीकेशन सीखना है. तो गाइस एक बार वापस इंटरेक्शन करते हैं. रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज सपोर्ट करना, क्योंकि हमने एक नया फॉर्मूला ऐड किया अपने सेट ऑफ इक्वेशंस में. पूरा क्लास बताना व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल. रिक्वेस्टिंग फॉर गुड एनर्जी गाइस. डेल्टा एल इज इक्वल टू not alpha delta t. what is the value of delta A? Delta A is equal to A not beta delta t. what is delta V? Change in volume. It is given by V naught gamma. delta t. What is relation between gamma and alpha? Gamma is equal to 3 alpha. and beta is equal to. 2 alpha. Can I have the same energy for the last equation? What is change in resistance? Delta R. Delta R is equal to R naught alpha delta t. सो गाइस ये जो लास्ट क्वेश्चन किया ना उसका बस एक समरी देता हूं ताकि हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें. कि इसमें उन्होंने बोला था कि टेम्परेचर जब 0 डिग्री है आइस पॉइंट तब रेजिस्टेंस है 8 और जब टेम्परेचर 100 डिग्रीज है स्टीम पॉइंट तब रेजिस्टेंस है 10. तो मैंने बस डेल्टा आर में लिख दिया 10 - 8. ओरिजिनल रेजिस्टेंस को मैंने 8 लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर 100 है. इसको सॉल्व करके गए हमें अल्फा मिल गया. वंस वी गेट अल्फा मैंने फिर से सेम इक्वेशन लिखा, पर इस बार मैं डेल्टा टी का वैल्यू 400 डिग्रीज लिखने वाला हूं बिकॉज उन्होंने इस बार बोला है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 400. तो फिर से गाइस मैंने क्या किया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस को 8 लिखा, अल्फा का वैल्यू जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था वो हमने सब्स्टिट्यूट किया और चेंज इन टेम्परेचर 400 हुआ क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री पे है और अब मेरे को 400 पे चाहिए. तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 400. तो फिर मैंने यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट किया तो डेल्टा आर का वैल्यू आया 8. तो डेल्टा आर क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस. तो इनिशियल रेजिस्टेंस भी 8 था तो फाइनल रेजिस्टेंस है 16. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक 100% क्लियर है तो यस लिखो. लेट्स डू द लास्ट सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम ये सेक्शन क्लोज करेंगे. ओके, सो आज का 13 क्वेश्चन गाइस. थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही मस्त था गाइस. आपने इंटरेक्शन इतना अच्छा किया उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा. यस, क्वेश्चन 13. रेहान प्लीज रीड करना. A steel rod of length 1 meter and cross-sectional area 10⁻⁻4 meter square is heated from 0 degree Celsius to 200 degree Celsius without being allowed to extend or bend. The compressive tension produced in the rod is. गाइस देखो पहले कंसेप्चुअली करेंगे और इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है तो सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना. इफ यू आर एबल टू इंटरेक्ट इन दिस क्वेश्चन दैट विल गिव मी ग्रेट कॉन्फिडेंस इन योर कंसेप्ट. वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या? एक स्टील रॉड है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 200 डिग्रीज किया है तो गाइस इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. पर वो बोल रहे हैं कि हम लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देंगे. तो मैंने आपको गाइस पहले सिखाया था कि बिल्डिंग में भी यही होता है. बिल्डिंग में जो स्टील रॉड्स हैं
वो एक्सटेंड करने का ट्राई करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर कंक्रीट के वजह से उनके पास स्पेस नहीं होता इंक्रीज होने के लिए, इसीलिए क्या होता है स्टील रॉड के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या, कि इसका लेंथ इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर 0 से 200 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री से 200 डिग्रीज किया है, तो इसका मतलब इसका लेंथ इंक्रीज होना चाहिए। पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम लेंथ इंक्रीज नहीं होने देंगे। तो ये कब पॉसिबल है, अगर दोनों तरफ एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाए जिसके वजह से ये इंक्रीज ना हो। तो इसका मतलब गाइस क्या है, जो डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर है वो क्या है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये सेम होना चाहिए टू द डेल्टा एल ड्यू टू फोर्स। हमने डेल्टा एल ड्यू टू फोर्स कहां सीखा है, इन द चैप्टर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इसका फॉर्मूला बता पाओगे, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा एल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी रॉड। गाइस प्लीज गो अहेड, डेल्टा एल इज गिवन बाय एफ एल अपॉन। तो ये इतना अच्छा इंटरेक्शन आपने किया, दिस गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर याद है। आपको बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉम्पनसेटेड बाय द चेंज इन लेंथ ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स। इजी करके बताओ ना, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ जाएगा, पर तुम कंप्रेसिव फोर्स अगर डेवलप करवा रहे हो उसके अंदर या फिर अप्लाई कर रहे हो तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ सेम हो गया तो इसका जो लेंथ है दैट रिमेन सेम। तो वही क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ विल रिमेन सेम। इसका मतलब गाइस क्या है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से जो लेंथ इंक्रीज होना चाहिए था वो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उतना ही लेंथ डिक्रीज हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब गाइस हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, लिखना गाइस मेरे साथ, डेल्टा L1 इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, and delta L2 is equal to FL upon AY, this is the decrease in length due to compressive force। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आई होप आप लिख रहे हो मेरे साथ, डेल्टा L1 is equal to डेल्टा L2 करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन मिलेगा L नॉट अल्फा डेल्टा टी, गैस L नॉट इज ओरिजिनल लेंथ तो उसको L बोल दो, तो L अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू FL अपॉन AY। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों तरफ L कैंसिल हो जाएगा, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें F का वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू AY अल्फा डेल्टा टी। कैसे अगर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो तो मैं आपको मतलब थैंक यू बोलूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है जो आप एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट्स डेवलप करके देने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार डिफरेंस इन लेंथ रिमेन सेम और बोथ द रॉड्स इंक्रीज देयर लेंथ बाय द सेम अमाउंट और द ओवरऑल लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन सेम, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली एग्जाम में क्या लिखें, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। इससे बहुत टाइम बचेगा, एग्जाम में डायरेक्टली लिखो। इसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है। वैसे गैस अगर कभी भी यंग्स मॉड्यूलस आपको क्वेश्चन में दिखाई दे और टेम्परेचर चेंज दिखाई दे तो आज के बाद ये डायरेक्टली लिखना चालू करते हैं कि कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स दैट इज डेवलप्ड इज इक्वल टू AY अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्टली लिखो, बहुत टाइम बचेगा। देखो हमें पता है कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर कितना होगा, L नॉट अल्फा डेल्टा टी, एंड चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स कितना होगा, FL अपॉन AY। इससे लेंथ इंक्रीज हुआ, कंप्रेसिव फोर्स से लेंथ डिक्रीज हुआ। जब ये दोनों मैच कर जाएंगे मतलब ओवरऑल लेंथ चेंज हुआ ही नहीं, तो सॉल्व करके दोनों तरफ L कैंसिल हुआ, आपको हमेशा क्या इक्वेशन मिलेगा, F इज इक्वल टू AY अल्फा डेल्टा टी। अब वैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सब वैल्यूज दिए हैं राइट हैंड साइड के, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेहान प्लीज मेरे को यहाँ क्वेश्चन में वैल्यूज में हेल्प कर देना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रॉड, गैस एरिया 10 रेज टू माइनस 4 है, यंग्स मॉड्यूलस इज 2 इंटू 10 रेज टू 11, अल्फा कितना है, 10 raised to minus 5. एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस। तो गैस सब वैल्यू दिया है, देखो एरिया दिया है 10 रेज टू माइनस 4, अल्फा है 10 रेज टू माइनस 5, यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10 रेज टू 11, एंड स्टूडेंट्स आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 200 है। तो यहाँ पे लिखो एरिया इज 10 रेज टू माइनस 4, Young's modulus is 2 into 10 raised to 11, alpha is 10 raised to minus 5, and students delta t is 200। तो इससे आपको वो फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा चेक कर लेते हैं। आई थिंक द वैल्यू विल बी 4 into 10 raised to 4 न्यूटन्स। सो गैस ये आपका फाइनल आंसर। गैस देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें आप अगर डायरेक्टली ये इक्वेशन ध्यान में रखते हो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। जैसे डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट आ गया, यहाँ द लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर आपका बोथ रॉड्स वेर इंक्रीजिंग देयर लेंथ बाय सेम अमाउंट, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आपको दिखाई दिए तो आपका
डायरेक्ट आंसर होगा L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। वैसे कैसे आपको यंग्स मॉड्यूलस कभी दिखाई दे और आपको चेंज इन टेम्परेचर दिखाई दे तो व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स और द टेंसाइल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा F इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी। अब बस लकीली क्या है, इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ विच इज क्वेश्चन 14, और देखना उसमें हम लोग ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे F इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग ऑन दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन 14, यस रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना। A thin rod having a length of 1 meter and area of cross section 3 into 10 raised to minus 6 meters square is suspended vertically from one end. The rod is cooled from 210 degrees Celsius to 160 degrees Celsius. After cooling, a mass M is attached at the lower end of the rod, such that the length of rod again becomes 1 meter. Young's modulus and coefficient of linear expansion of the rod are 2 into 10 raised to 11 and 2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. Respectively, the value of m is. गाइस देखो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है टू द लास्ट क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा और एप्लीकेशन है। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर एंड आफ्टर द मास इज अप्लाइड टू द रॉड द लेंथ अगेन बिकम्स 1 मीटर। ये देखो गाइस दोनों जगह क्या लिखा है, लेंथ रिमेन्स सेम। अच्छा, अगर लेंथ रिमेन्स सेम और यहाँ यंग्स मॉड्यूलस दिया है और चेंज इन टेम्परेचर दिया है, मतलब गाइस वापस अपना वही इक्वेशन बनेगा। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखना चालू करो। लिखो मेरे साथ F इज इक्वल टू, आई होप आपको याद हो गया है, ए वाई अल्फा डेल्टा टी। दिस इज नोन एज थर्मल फोर्स और थर्मल कंप्रेशन फोर्स और थर्मल टेंसाइल फोर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो क्या आएगा गाइस, फोर्स ए वाई अल्फा डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना सब वैल्यूज उन्होंने दिए हैं, लिखना मेरे साथ। एरिया हैज बीन गिवन एज 3 into 10 raised to minus 6। फिर गाइस यंग्स मॉड्यूलस लिखो 2 into 10 raised to 11। फिर अल्फा का वैल्यू है 2 into 10 raised to minus 5। और गाइस यहाँ पे डेल्टा टी दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। गाइस एक बार स्क्रीन पे देखना फॉर 30 सेकेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिवर्स है, ऑल्दो फॉर्मूला सेम है पर क्वेश्चन रिवर्स है। आई टेल यू व्हाई, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, नहीं तो आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। हम हर जगह जहां पे भी कंसेप्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाया था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, पर फिर क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो गया था तो उसका लेंथ दोबारा डिक्रीज हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में गाइस बराबर रिवर्स है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, रॉड को कूल किया है। रॉड हैज बीन कूल्ड फ्रॉम 210 डिग्रीज टू 160 डिग्री सेल्सियस। गाइस क्योंकि इस बार रॉड को कूल किया है तो इस बार रॉड का लेंथ कम हो जाएगा, पर हमें लेंथ सेम रखना है। तो इसका मतलब इस बार कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा गाइस, बहुत गलत हो जाएगा। इस बार हमें टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हाट इज टेंसाइल फोर्स, जो इस रॉड के लेंथ को दोबारा इंक्रीज कर दे। ऑल्दो गाइस देखो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखो F इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी, पर समझ के करना इज द स्किल हियर। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ इंक्रीज हो गया था, फिर हमने लेंथ को डिक्रीज करने के लिए ऐसा कंप्रेसिव फोर्स डेवलप किया था लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बराबर रिवर्स है गाइस, बराबर रिवर्स है। इस बार बोल रहे हैं कि रॉड को कूल करेंगे। अरे रॉड को कूल करना है तो फिर रॉड का लेंथ कम हो जाएगा, पर मुझे लेंथ सेम रखना है। तो इस बार मुझे कंप्रेसिव फोर्स लगा के नहीं चलेगा, इस बार मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, विच मींस अ फोर्स विच इज पुलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इससे लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये बस कंसेप्चुअली आपको बेस्ट बनाने के लिए मैंने बताया। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग इतना आसान है कि आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखना चालू करो, F इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी। तो गाइस सब वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं। चेंज इन टेम्परेचर 50 था, देखो 210 से 160 हुआ था। तो गाइस यहाँ पे F का आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 3 2 6, 6 2 12, 12 into 50 will become 600। तो यहाँ पे गैस आंसर आ जाना चाहिए 600। लेकिन गैस उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, स्क्रीन पे देखना, ये फोर्स जो उन्होंने डेवलप किया है ये एक मास को हैंग करके डेवलप किया है। गैस अगर उन्होंने मास को हैंग करके फोर्स डेवलप किया है इन द रॉड, तो हमें फोर्स की जगह लिखना होगा mg। तो लिखो mg इज इक्वल टू 600। g का वैल्यू 10 है, तो स्टूडेंट्स m into 10 is 600। इसका मतलब गाइस मास इज 60 किलोग्राम्स। गाइस ऑलमोस्ट डन विद द एंटायर कंसेप्ट। सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं इसके बाद में, इसमें से एक क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट पे है, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। सो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। इसमें गाइस बस एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन क्या था, वापस देखना कि फोर्स कैलकुलेट करने के बाद फोर्स के जगह आपको mg लिखना था, बिकॉज यहाँ वो लोग फोर्स डेवलप कर रहे हैं बाय हैंगिंग अ मास m। तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा वो हो जाएगा mg। दैट्स इट, लेट्स मूव अहेड गाइस। ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लास्ट 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग। क्वेश्चन 15, रेहान क्वेश्चन रीड करना। A hole is
the diameter of hole is 5 centimeter. When the sheet is heated to 177 degrees Celsius, the change in the diameter of hole is d into 10 raised to minus 3, the value of dB. If the coefficient of linear expansion of metal is 1.6 into 10 raised to minus 1. गैस देखो हमने सीईटी में क्वेश्चन किया था, मेरे को क्वेश्चन भी याद है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको कहा था इट इज अ इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। इफ आई से दैट दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन 5, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमको तभी भी बोल रहा था कि ऐसे इजी क्वेश्चन सिर्फ सीईटी में नहीं, नीट में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। इसमें उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन डायमीटर। डायमीटर मतलब बस एक लेंथ है, तो बेसिकली मुझे बस क्या करना है, डेल्टा डी कैलकुलेट करना है या फिर मुझे डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। तो सब लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 15। गाइस यहाँ पे लिखो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये क्वेश्चन गाइस इतना आसान है कि उन्होंने आपको राइट साइड में तीनों वैल्यूज दिए हैं, बस ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, ऐसा सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था। तो आप यहाँ लिख दो, बस यहाँ लेंथ के जगह डायमीटर लिख दो। डायमीटर इज जस्ट अ लेंथ, तो लिखो डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। कच डायमीटर ओरिजिनल दिया है 5 सेंटीमीटर, वैसे मेरे को मीटर में लिखना चाहिए, पर उन्होंने फाइनल आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, इसलिए मैं अभी है ना डी नॉट को 5 ही लिखता हूँ सिर्फ। कैसे देखो, इसको मीटर में लिखना चाहिए पर उनको फाइनल आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा 5। तो स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू कितनी है, आई थिंक इट वाज 1.6 इंटू 10 रेज टू -5। लेट अस चेक। गाइस देखो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है, रेहान अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू -5। एंड गाइस यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर देखना, पहले 27 है और बाद में 177 है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 150। 177 माइनस 27 इज 150। तो यहाँ पे आप लिख देना चेंज इन टेम्परेचर इज 150। अब स्टूडेंट्स हमें बस यहाँ कैलकुलेट करना है, तो 5 इंटू 1.6 इज 8, 8 इंटू 15 इज 120 और वहां पे 2 जीरोज हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू -3। और गैस देखो मेरा आंसर सेंटीमीटर में आया है, बिकॉज मैंने ओरिजिनल डायमीटर को सेंटीमीटर में लिया था, तो ये मेरा आंसर सेंटीमीटर में है। उन्होंने यही बोला था व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर, अरे यही है 12 इंटू 10 रेज टू -3 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 12। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। सो जो मैंने कहा था आपको कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एट ऑल लेवल्स, ये उसका प्रूफ है। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग। यस रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 16 भी रीड कर देना, इसके बाद बस गैस और 2 क्वेश्चन बचे हैं। A unit scale is to be prepared whose length does not change with temperature and remains 20 centimeter. एक मिनट गैस, यहाँ पे ही मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। उन्होंने क्या बोला है, अ यूनिट स्केल इज प्रिपेयर्ड whose length does not change with temperature। मतलब मेरे को यहाँ पे ही वो क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम में कि भाई सर ने बताया था बहुत बार, यहाँ पे L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 करना है। हम फॉर्मेलिटी के लिए आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, पर आप देखना आगे जाके यही होने वाला है, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। यस आगे रीड करना रेहान। Using a bimetallic strip made of brass and iron, each of different length, the length of both components should change in such a way that difference between the lengths remains constant. एक मिनट रेहान, वहां पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस या फिर वर्ड है कि यार डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 करना है। यस रेहान आगे रीड करना। The length of brass is 40 centimeter and length of iron will be. एंड नीचे अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, Alpha of iron is equal to 1.2 into 10 raised to -5 per Kelvin and alpha of brass is equal to 1.8 into 10 raised to -5 per Kelvin. ओके गाइस सब लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द 2 रॉड्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिटवीन द 2 स्ट्रिप्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो डायरेक्टली गाइस लिखो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। गाइस लेट्स टेक L1 एज लेंथ ऑफ ब्रास, वो उन्होंने 40 दिया है। अल्फा 1 का वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज टू -5। गाइस दिस इज द अल्फा फॉर ब्रास। एंड गाइस L2 होगा लेंथ ऑफ आयरन, और वो आयन का जो अल्फा है वो है 1.2 इंटू 10 रेज टू -5। बस गैस हमें क्या करना है, अब ये दोनों तरफ 10 रेज टू -5 कैंसिल करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सीईटी में भी किया है, नीट में भी किया है और यहाँ जेईई मेंस में भी। आप 1.2 को लेफ्ट में डिवाइड करो तो आपको L2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 40 इंटू 18/12। कैसे देखो मैंने डेसिमल बस कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो 40 इंटू 18/12। तो यहाँ पे 6 3 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 20 जा। तो यहाँ पे कैसे आपका लेंथ ऑफ आयन स्ट्रिप विल बिकम 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो अगेन अ क्वेश्चन ऑन
L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। अब बस थोड़ा इंटरेक्शन करना, हम ये तो समझ गए कि ये शॉर्टकट बहुत जगह यूज होता है। एक और आपको सिखाया है। टेल मी गाइस, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन यंग्स मॉड्यूलस एंड चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज द डायरेक्ट इक्वेशन दैट यू विल राइट? पूरा क्लास साथ में बताना। F is equal to AY अल्फा डेल्टा। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम। ओके गाइस, बस लास्ट के दो क्वेश्चन करते हैं। यू शुड बी फ्री इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। लास्ट के दो क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो। 17 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन और फिर ये सेक्शन पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस। यस रेहान, रीड करना क्वेश्चन नंबर 17। At what temperature a gold ring of diameter 6.230 centimeter is heated so that it can be fitted on a wooden bangle of diameter 6.241 centimeter? Both the diameters have been measured at room temperature 27 degrees Celsius. Given coefficient of linear thermal expansion of gold alpha L is equal to 1.4 into 10 raised to minus 5 per kg. वैसे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें ओरिजिनल लेंथ दिया है 6.23 और उनको लेंथ ऑफ या डायमीटर ऑफ द गोल्ड बनाना है 6.241। उन्होंने क्या बोला है? गोल्ड रिंग हैज टू बी फिटेड ऑन द वुडन बैंगल। तो अभी उसका डायमीटर 6.23 है, हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका डायमीटर 6.241। तो इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या सिंपल है क्वेश्चन कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, उतना ही करना है। तो सब लोग लिखना फिर से एक बार, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। बस गैस क्या है, एल के जगह हमें डायमीटर लिखना है, बिकॉज डायमीटर इज जस्ट अ लेंथ। तो यहाँ पे आप लिख देना डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब बोलोगे सर ऊपर भी हमने डायमीटर का ऐसा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सिमिलर है। ऊपर भी हमने ऐसे ही इक्वेशन लिखा था कि चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। बस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं दिया, हमें कैलकुलेट करना है। उन्होंने क्या बोला है? ओरिजिनल डायमीटर इज 6.23 एंड न्यू डायमीटर इज 6.241, क्योंकि वो गोल्ड रिंग को एक्सपांड करके वुडन बैंगल के ऊपर फिट करना है, तो गोल्ड रिंग का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने से डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में लिखो 6.241 माइनस 6.23, दिस इज इक्वल टू, एंड गैस ओरिजिनल डायमीटर है 6.23। गैस क्योंकि दोनों तरफ मैंने सेंटीमीटर में लिया है तो मुझे यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर कैंसिल होगा। ये भी मैंने सेंटीमीटर में लिया है और ये भी सेंटीमीटर में लिया है। अब गैस अल्फा ऑफ गोल्ड कितना दिया है? 1.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इस क्वेश्चन में गैस बस हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना था। गैस ऊपर जो हमने डायमीटर का क्वेश्चन किया था ना, उसमें उन्होंने आरएचएस में हर एक वैल्यू दिया था और एलएचएस निकालना था। इस क्वेश्चन में बस क्या डिफरेंस है कि उन्होंने हमें एलएचएस दिया है इनडायरेक्टली और आरएचएस का एक वैल्यू निकालना है डेल्टा टी, दैट्स इट। बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? तो एलएचएस में आ जाएगा 0.011 एंड गैस राइट हैंड साइड में आ जाएगा 6.23 इंटू 1.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स 10 रेज टू माइनस 5 को लेफ्ट में डिवाइड करेंगे और फिर न्यूमरेटर में 10 रेज टू 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा 1100 and this will be divided by 6.23 into 1.4. This is the value of delta t. अब स्टूडेंट्स देखो एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना सीखो। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 into 1.5 कर लेते हैं। तो 6 into 1.5 is 9 and 1100 upon 9 will be approximately 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 122 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे ना कैसे हम लिख देंगे डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस। What is delta T? Final temperature minus initial temperature. Initial temperature was 27. तो आप लिखो T2 minus 27 is approximately 120. तो इसका मतलब guys the final approximate temperature is 147. ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर है तो आपको भी 147 के आसपास का ऑप्शन देखना है। तो आई थिंक उन्होंने 152.5 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था। एक बार चेक करना रेहान क्या आंसर दिया है। इसका मतलब गाइस क्या है, और बाकी के जो ऑप्शन थे ना वो बहुत दूर थे। एक ऑप्शन 220 था, एक ऑप्शन से 54 था। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना चलता है। ओके गाइस, एक बार फिर से चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। एंड गाइस यहाँ पे आपको चेंज इन डायमीटर क्या है? फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर 6.241 माइनस 6.23, फिर ओरिजिनल डायमीटर 6.23 और ये अल्फा की वैल्यू। बस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको डेल्टा टी मिल जाएगा
अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आई थिंक द एग्जैक्ट वाज 125.7. फिर आप यहाँ पे T2 minus 27 is equal to 125.7 लिख सकते हो. दिस इज द एग्जैक्ट आंसर गाइस, एंड सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 152.7 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द फाइनल टेम्परेचर. चलो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लोज करेंगे. आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17, एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन हमारा ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक पूरा क्लियर है तो यस लिख दो. लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन गाइस. ठीक है, थैंक यू फॉर द अमेजिंग सपोर्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स. अमेजिंग फाइटिंग स्पिरिट, क्या डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया. रियली गुड परफॉर्मेंस गाइस, और आंसरिंग भी बहुत अच्छा था. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, रेहान रीड करना. A solid metallic cube having total surface area 24 meters square is uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degrees Celsius, calculate the increase in volume of the cube. Given alpha is equal to 5 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. गाइस देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. मतलब मुझे डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पर डेल्टा वी के फॉर्मूला में गैमा आता है और उन्होंने इंटेंशनली हमें अल्फा दिया है. तो बस हमें क्या करना होगा, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा करके गैमा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद डेल्टा वी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा. लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन गाइस. स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं. लिखो क्वेश्चन 18. गाइस उन्होंने हमें बताया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24 मीटर स्क्वायर. अब गाइस हम सबको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो लिखो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 24. गाइस देखो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन, एंड इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24. इसको सॉल्व करके गाइस आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4, विच मींस a इज इक्वल टू 2 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स हमें साइड ऑफ क्यूब मिल चुका है. अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब when the temperature rises by 10 degrees. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें डेल्टा वी निकालना है. तो लिखो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गैमा डेल्टा टी. अब गाइस आप लास्ट स्टेप पे आ चुके हो. यहाँ पे वी नॉट क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो गाइस व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्क्रीन पे देखना. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, तो ए क्यूब. अच्छा व्हाट इज गैमा, गैमा इज एक्चुअली 3 अल्फा, क्योंकि उन्होंने हमें अल्फा का वैल्यू दिया है. एंड गाइस डेल्टा टी का वैल्यू 10 है. तो बस अभी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब. हमारा ए का वैल्यू आया था 2 मीटर्स, तो ए क्यूब विल बी 2 क्यूब विच इज 8. गाइस यहाँ पे 3 अल्फा है, तो 3 इंटू अल्फा का वैल्यू बस चेक कर लेते हैं. रेहान यहाँ पे चेक कर लेना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा का वैल्यू लिख दो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, एंड द राइज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज. बस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब विल बी 8, 8 3 are 24, 24 into 5 will be 120. तो 120 और आगे एक और 0 है, तो eventually we'll get 12 into 10 raised to minus 2. This is the value of delta V and this is the answer in meter cube. कैसे ये आपका आंसर है. अच्छा उन्होंने शायद अभी किसी और यूनिट में दिया, उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है. So guys if we do it in centimeter cube, हमें बस multiply by 10 raised to 6 करना होगा. तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 12 into 10 raised to 4 centimeter cube, which can also be written as 1.2 into 10 raised to 5 centimeter cube. ये उन्होंने ऑप्शन दिया है. So with this guys we have completed the entire concept. एक बार क्विक समरी करते हैं, आप प्लीज इंटरेक्शन करना ताकि हम लेक्चर क्लोज कर पाए. Tell me people, if the length changes, what is the equation of delta L? प्लीज आप आंसर करना. Delta L is simply equal to L naught alpha. What is change in area? Delta A is equal to what is change in volume? Delta V is equal to V naught gamma. हमने इन सब का एप्लीकेशन भी सीखा in various types of questions. And now what is gamma? Gamma is equal to and beta is equal to 2 alpha. What is the change in resistance? ये भी बता दो. Delta R is equal to R naught alpha. So with this we'll complete this section. यहाँ तक clear है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो yes लिख दो. क्लोज करते हैं.